हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए आज आपका वेलकम कर रहे हैं आज की नई क्लास में। और जो हमारी आज की क्लास है वो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है सेकंड वाला, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है गाइस, और इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर का जो डीओई वाला लिंक है वो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। ठीक, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। 3 सेक्शंस होंगे, ये आप लोगों को पता ही है। तो आज हम सेक्शन ए करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर दैट इन द लास्ट सेक्शन आई विल सॉल्व सेक्शन 3 यानी कि सेक्शन सी। ओके गाइस, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस और इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इंटरनल चॉइस इज गिवन टू यू गाइस। तो चलिए फर्स्ट वाले को हम करते हैं पहले। तो सपोज कीजिएगा कि लेट i इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का व्हाट होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लग रहा है, क्या सोच सकते हैं आप कि क्यों ना इसमें 1 हम ऐड कर दें और 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कर देते हैं। तो ये ऊपर हमने 1 ऐड किया, 1 ही सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, इस पेयर को इसके साथ में, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड व्हाट डी एक्स। व्हाट इट विल बी, इट इज 1 upon 1 plus log x dx minus integration of 1 plus log x का whole square dx। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ 1 इंटू, तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि ये होगा आपके पास में प्रोडक्ट रूल से, जो आपके पास में इंटीग्रेशन में यूज करते हैं आप। ठीक, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक्चुअली आई शुड से। तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स कीजिएगा। फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन यानी कि व्हाट एक्स, फिर इनटू में क्या आ जाता है, नहीं इनटू में तो ये आएगा फिलहाल, फंक्शन यू का यू यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का इंटीग्रेशन और सेकंड का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कितने आने वाला है, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और फिर 1 प्लस लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स, और ये यहाँ पर मिला मुझे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट डी एक्स। तो I get x upon 1 plus log x माइनस माइनस विल बी प्लस, x से x को उड़ा दीजिएगा तो 1 upon 1 plus log x का होल स्क्वायर dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus log x का होल स्क्वायर dx। दिस विल कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी व्हाट यू हैव x upon 1 plus log x और प्लस में आप c तो कर ही देंगे। ठीक है ना। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही और पार्ट है हमारे पास में, sin 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस कॉस की पावर 4x। देखिए कॉस की पावर 4x दिया हुआ है, तो मैंने कॉस स्क्वायर को मतलब कॉस की पावर 4 को लिख दिया है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो अगर मैं आप कंसिडर कर लूं लेट कॉस स्क्वायर x इज व्हाट t, देन इसका डेरिवेटिव कीजिए 2 cos x और cos x का डेरिवेटिव हो जाता है sin x, dx इज इक्वल टू व्हाट dt। तो ये मिला हमें 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू व्हाट dt एंड व्हाट इज दिस, दिस इज sin 2x। तो sin 2x dx की वैल्यू आ गई dt, इसको माइनस को यहाँ पहुंचा देते हैं। तो देखिए मिल गया ना आपको, क्योंकि जब भी हम इसमें पुट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जो भी लिखा होता है डिनोमिनेटर में उसको हम t पुट कर दें, या अंडर रूट के अंदर जो होता है उसको पुट कर दें हम t, या जैसे यहाँ पे 4 था तो हमने इसका स्क्वायर का स्क्वायर किया, इसको हमने t पुट किया। ठीक है, अब इंटीग्रेंड क्या चेंज हो जाएगा आपका, sin 2x dt तो हो गया माइनस के dt और दैट इज व्हाट 9 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, 9 माइनस टी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाता है भाई साइन इनवर्स t अपॉन a प्लस t। तो या मैं इसको cos इनवर्स t अपॉन 3 भी लिख सकती थी इफ आई डोंट वांट ए नेगेटिव साइन हियर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स cos स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस t, दैट इज योर आंसर। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 कितना इजी है, कह रहे कि फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। अब आधे बच्चे क्या गलत कर सकते हैं इसमें, उन्हें लगता है कि dy अपॉन dx गिवन है और ये यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री तो 1 है ही। ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। देखिए बाहर इन्होंने डी अपॉन डी एक्स भी गिवन है इनके पास में ना, तो इसका मतलब पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव कितना होने वाला है
d2y अपॉन dx स्क्वायर इज व्हाट 5. नाउ ऑर्डर कितना है इसका, डबल डेरिवेटिव ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर इज व्हाट 2. और डिग्री कैसे निकालते हैं आप, जो भी आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी पावर कितनी है 1, तो दैट इज 1. हम पूछ रहे हैं सम, तो सम का आंसर विल बी 2 + 1 दैट इज 3. ठीक, आपको क्वेश्चन भी मिसरीड नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन रीड आउट करना है कि सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो आपको सम फाइंड आउट करना है. ठीक है, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि जस्ट फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री. ऑर्डर एंड डिग्री होता तो आप यहीं पे खत्म कर देते. ठीक है, तो क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि a cap and b cap are the unit vectors, then prove that modulus of a plus b is equal to 2 cos theta by 2, where theta is the angle between the vectors a and b. चलिए जी कर देते हैं इसको. ये a plus b का मॉडुलस गिवन है आपको, तो आप क्या कंसीडर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब भी आपको मॉडुलस में कोई अंदर वेक्टर गिवन होता है, आप कंसीडर कर लीजिएगा इसका होल स्क्वायर, है ना. होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है भाई, a कैप प्लस b कैप डॉट a कैप प्लस b कैप. ठीक, ये रिजल्ट तो याद होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर इज a डॉट a. ठीक है ना, वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट अगर कर देते हैं तो वो उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कर दीजिएगा, a डॉट a फिर प्लस व्हाट a डॉट b कैप प्लस b डॉट a कैप प्लस b डॉट b. व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज a कैप मॉडुलस का स्क्वायर, दैट इज a डॉट b. कॉम्यूटेटिव होता है तो दिस विल आल्सो बी a डॉट b and b dot b will be what, b cap square. Now what is given to you, a and b are unit vectors. What does this mean कि modulus of a is 1, that is what 2a dot b हो जाएगा. b भी unit vector है, this is also 1, तो 2 plus 2. a dot b को ओपन कर दीजिएगा, modulus of a into modulus of b, और इन दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या गिवन है, थीटा, तो इट विल बी व्हाट cos थीटा. नाउ 2 plus 2 modulus of a is 1, modulus of b is 1 into cos theta, तो that is 2 plus 2 cos theta. take 2 common, तो ये होगा 1 plus cos theta, और 1 plus cos theta का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में, ये हमने लगा दिया. और ये किसके इक्वल है, दिस वन. अब आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, ये एक्चुअली मेरा आ गया था 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. अंडर रूट करेंगे तो इट विल बी 2 cos थीटा बाई 2. दैट यू हैव टू शो. देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन दिस वन. तो डायरेक्शन कोसाइंस आपने निकालना है. अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या आ गया होगा कि जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो आप बहुत जल्दी से आंसर करेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज आर -1, 2 एंड 4, और वहीं आप गलत कर देते हैं. क्यों, देखिए डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज कब होते हैं, जब आपकी लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो. स्टैंडर्ड फॉर्म मींस x पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो आप करेंगे x - 3, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, दैट इज 1. कोफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो y - ½ नीचे भी 2 से डिवाइड करूंगी तो 1. ये बिल्कुल सही फॉर्म में है, z/4. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x - x1/a is equal to y - y1/b is equal to z - z1/c. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होने वाले हैं यहाँ पर, अब लिख लीजिएगा, डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 1 एंड 4. तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होने वाले हैं, 1/1 + 1 + 16, नेक्स्ट वन 1/1 + 1 + 16, एंड देन नेक्स्ट वन 4/1 + 1 + 16. डायरेक्शन रेशियोज के मॉड्यूलस से हर डायरेक्शन रेशियोज को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस. तो दैट इज 1/√18, 1/√18 एंड 4/√18. तो दैट इज योर आंसर. ठीक है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे कि -1, 2 एंड 4 कर देंगे तो देखिए आंसर में फिर गलत हो जाएगा बिल्कुल आपका. देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. कह रहे हैं कि इफ ए बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 white balls, then find the probability distribution of the number of red balls if 2 balls are drawn at random from the bag 1 by 1 without replacement. Without replacement, I think you know very well what is its meaning here.
देखिएगा, 2 balls आर ड्रॉन, तो रैंडम वेरिएबल लेट अस सपोज दैट x इज द रैंडम वेरिएबल, ठीक, और ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, रेड बॉल निकालनी है, 2 रेड बॉल निकालनी है, ठीक, तो 2 रेड बॉल में ऐसा हो सकता है कि पहली निकाली तो भी रेड नहीं निकली, दूसरी निकाली तो भी रेड नहीं निकली, तो इसका मतलब है रेड बॉल एक भी नहीं निकली, ठीक। दूसरे केस में हो सकता है पहली निकाली रेड निकली, दूसरी निकाली रेड नहीं निकली, या फिर पहले वाले ड्रॉ में रेड नहीं निकली, दूसरे वाले में रेड निकली, इसका मतलब रेड बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, या तो 0 मतलब एक भी रेड नहीं निकली, या एक ड्रॉ में निकल गई, दूसरी तीसरी हो सकती है दोनों ड्रॉ में निकल गई। अब मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि मैम बॉल तो एक ही है रेड, तो 2 बार कैसे निकल सकती है, नहीं निकल सकती, इसका मतलब दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, और जब इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है गाइस, 0। तो देखिए एक तो गया आपका, कितना इजी हो गया, ठीक है, नहीं भी लिखोगे इसको तो भी चल जाएगा, ठीक। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे ही करते हैं कि 2 बॉल्स, 2 बॉल निकाल रहे हैं तो एक बार में भी नहीं निकली, एक बार में निकल गई है, दोनों बार में निकल गई है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अब मैं कह रही हूं कि एक भी रेड बॉल नहीं निकली, एक भी रेड बॉल नहीं निकली मीन्स जो मैंने फर्स्ट ड्रॉ लिया उसमें निकली है हमारी व्हाइट। टोटल कितने हैं, 3 और 1 4, फेवरेबल कितना हो गया 3, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मीन्स अगर मैंने एक बॉल बैग से निकाल दी तो वो मैंने अलग रख दी, कहने का मतलब जब मैं सेकंड ड्रॉ करूंगी तो उसमें 4 की बजाय 3 बॉल निकलेंगे, मतलब 3 बॉल होंगे बैग के अंदर फिलहाल, ठीक। रेड तो निकलनी ही नहीं है, व्हाइट ही निकलनी है, एक व्हाइट मैं पहले निकाल चुकी हूँ पहले ड्रॉ में, तो कितनी बची मेरे पास 2, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आइएगा फर्स्ट वाले पे कि पहले मतलब एक ड्रॉ में निकली है हमारी रेड बॉल, सपोज कीजिए पहले ड्रॉ में रेड निकल गई, तो टोटल कितने हैं 4, फेवरेबल कितना है 1, तो दूसरे में रेड नहीं निकलेगी 3, और यहाँ कितने हो गई 3। या दूसरा केस क्या हो सकता है, पहली बारी में रेड नहीं निकली तो पहली बारी में निकलेगी भाई व्हाइट, तो 3/4, अगले वाले में यानी कि जब मैं सेकंड ड्रॉ कर रही हूँ तब मेरी रेड बॉल निकल गई, तो दैट विल बी व्हाट 1/3, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 3, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज 1/2, 3 से 3 गया 1/4, 3 से 3 गया 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, अगेन विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मतलब एक कार्ड हम निकालेंगे फिर उसको हम वापस डेक में नहीं रखेंगे और फिर हम दूसरा कार्ड निकालेंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कार्ड जब हम निकाल रहे हैं तो टोटल कार्ड होंगे 52, और जब मैं नेक्स्ट वाला कार्ड निकालूंगी तो टोटल कार्ड होंगे मेरे 51। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज रेड एंड द सेकंड कार्ड इज जैक, ठीक। अब मुझे पता है अधिकतर बच्चे क्या करने वाले हैं बहुत जल्दी से कि भाई फर्स्ट कार्ड इज रेड, तो रेड होता है मेरे पास में कितने 26, टोटल होता है मेरे पास में 52। फिर आप करेंगे कि एक कार्ड निकल गया है तो भाई 51 बचे, और जैक कितने होते हैं 4, एंड दैट इज रॉन्ग, यही गलत हो गया है। पता है क्यों गलत हुआ है, गलत इसलिए हो गया भाई गाइस क्योंकि जो हमारी ये रेड कार्ड है ना, समझ रहे हैं, तो इस रेड कार्ड में 4 जैक है, इन 26 में 4 जैक, ठीक, और उन 4 जैक में भी 2 जैक रेड हैं और 2 जैक हैं हमारे ब्लैक, ठीक। अब मुझे क्या पता कि जो मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला है क्या पता उसमें रेड जैक निकल गया हो और क्या पता उसमें रेड जैक ना निकला हो, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें मुझे दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे। फर्स्ट केस, इफ इन द फर्स्ट ड्रॉ आई गेट ए रेड कार्ड विच इज जैक, ठीक, और दूसरा केस क्या हुआ, आई गेट ए रेड कार्ड इन द फर्स्ट ड्रॉ विच इज नॉट जैक। देखिए सेकंड में तो जैक ही निकल रहा है, सेकंड वाला जो कार्ड है वो तो जैक ही है, ओके, वो तो जे ही निकल रहा है, ऑब्वियस है, बट प्रॉब्लम हो रही है हमें फर्स्ट वाले कार्ड में। तो फर्स्ट कार्ड में बेशक रेड कार्ड है बट इन रेड कार्ड वी हैव 2 जैक विच आर रेड, ओके गाइस। तो बेटा ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जो मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया उसी में मेरा रेड जैक निकल गया है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जरा, ठीक। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो भी आपने माना है इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट मान लीजिएगा इसको, दिस इज द ई इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकलेगी कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड यानी कि फर्स्ट रेड कार्ड इज जैक,
and into probability second card is jack. बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ. और केस क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड कार्ड इज नॉट जैक, पॉइंट टू प्रोबेबिलिटी सेकेंड कार्ड इज जैक. ओके, ये प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी है. देखिए और है तो और का मतलब बीच में आपने प्लस लगा लिया, ठीक है ना. देखिए मैंने थोड़ा और क्लियर करके लिख दिया है. ठीक, तो अब मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट कार्ड इज रेड जैक एंड प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड इज जैक. ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी ना. ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ना यही समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है ना. फर्स्ट कार्ड हम कह रहे हैं रेड जैक है. ठीक, अब टोटल कार्ड कितने हो गए? 52. फर्स्ट आई एम सेइंग रेड जैक, तो रेड जैक कितने मेरे पास? 2. तो इन दोनों में से कोई निकल जाएगा कोई सा एक, इनटू विदाउट रिप्लेसमेंट है तो टोटल हो गए 51. अब मैं कह रही हूँ सेकंड कार्ड इज जैक. जैक टोटल कितने थे मेरे पास में? 4 में से एक रेड यहां निकल चुका, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 3. वेरी सिंपल. और है तो बीच में प्लस आ जाता है. प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड इज नॉट रेड जैक, यानी कि फर्स्ट कार्ड में जो है मेरा रेड जैक नहीं निकला. टोटल रेड कितने थे मेरे पास में? 26. 26 में से 2 रेड जैक है, इन्हें हटा दीजिएगा तो टोटल पॉसिबल कितने बच गए? 24. और मतलब फेवरेबल बन गए 24, अपॉन में आ गया मेरा 52 इनटू सेकंड कार्ड में आप जैक निकाल रहे हैं. तो सेकंड कार्ड में जैक निकाल रहे हैं, यहाँ पे अभी तक जैक नहीं निकला, तो जैक कितने थे मेरे भाई? 4 बचे फेवरेबल, और टोटल कितना हुआ मेरा? 51. सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर. तो देखिए बहुत बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक नाउ द क्वेश्चन इज ऑल क्लियर, देयर विल बी नो डाउट. ओके, चलिए तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं अभी हम. देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि इंटीग्रेट दिस वन. ठीक, तो इंटीग्रेशन के भी अपने अलग अलग कुछ भी तरीके हो सकते हैं, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में स्ट्राइक करे इजी वे, उसी को ऑप्ट करना है. ठीक, तो सपोज कीजिएगा मैं कर रही हूँ ऐसे, इसको x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग कर रही हूँ, फिर प्लस कर दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. एक्स से एक्स उड़ाइएगा तो इंटीग्रेशन हो गया भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. ये तो गया, इसका तो इंटीग्रेशन मुझे पता है कि tan इनवर्स x होता है. प्लस यहां मैं अगर ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लेती हूं तो दैट विल बी दिस वन. ठीक है, अब दिस इज व्हाट tan इनवर्स x. इसमें अभी मैं कर रही हूं इसको ऐसे ही. लेट दिस बी माय i1. ये i था हमारा, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे. तो i1 को सॉल्व कीजिएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. नाउ पुट व्हाट एक्स स्क्वायर को t पुट कर देते हैं, तो 2x dx विल बी व्हाट 2t और x dx हो जाएगा मेरा dt अपॉन 2. तो देयरफॉर i1 कितना हो गया? देखिए ये रहा x dx, तो x dx हमारा चला जाता है dt अपॉन 2 में, और भाई एक्स स्क्वायर की जगह t, एंड दैट इज व्हाट t प्लस 1. तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t एंड t प्लस 1 dt. पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिएगा, बहुत इजी है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग रहा है. 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 है ना. शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है आपको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए. ठीक, नहीं आती है तो इसका शॉर्ट ट्रिक का हाउ यू कैन फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन बाय शॉर्ट ट्रिक, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे. ठीक है ना. इंटीग्रेशन कर लेते हैं अलग अलग. 1 अपॉन टी का क्या हो गया भाई? log t, और 1 अपॉन टी प्लस 1 का एक बात और 1 अपॉन टी को नहीं, 1 अपॉन 2 को नहीं भूलना है, तो log ऑफ t प्लस 1. t की वैल्यू रख लीजिएगा, तो 1 अपॉन 2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1. log एक्स स्क्वायर को आप 2 log x लिख सकते हैं, तो दैट विल बी 2 log x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1. 2 से 2 उड़ा दीजिएगा, और ये i1 की वैल्यू आई है, i1 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा. सॉल्व होके जो आएगा ये आ गया ना, तो इसकी जगह लिख देंगे आप log x माइनस हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में क्या करते हैं गाइज c, तो प्लस c और कर दीजिएगा. देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंटरनल चॉइस है. बोथ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक, तो फर्स्ट वन इज कि फाइंड द सॉल्व द
डिफरेंशियल इक्वेशन, या ही इज सेइंग आई थिंक कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए जनरल सॉल्यूशन y अपॉन एक्स दिख रहा है ना, x से डिवाइड कर दूं पहले क्या, x डिवाइड बाय dx दैट इज माय सॉल्यूशन माइनस y इज इक्वल टू x साइन y अपॉन x, x से डिवाइड कर देते हैं तो dy अपॉन dx माइनस के y अपॉन x एंड हियर साइन y अपॉन x। जब भी y अपॉन x आ जाता है या x अपॉन y, फिलहाल x अपॉन y आपके सिलेबस में नहीं है तो y अपॉन x आ रहा है, तो y अपॉन x को आप क्या पुट करते हैं, v, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस विच इज, तो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है व्हाट वी विल पुट, y अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, v, या यू कैन से व्हाट, y इज इक्वल टू vx, डेरिवेटिव कीजिएगा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस x dv अपॉन dx, रख लीजिएगा इसमें। तो क्या होने वाला है, dy अपॉन dx को रिप्लेस कीजिए v प्लस x dv अपॉन dx माइनस y अपॉन x की जगह v, और यहाँ पर हो गया मेरा साइन v से v कटा तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, साइन v। वेरिएबल सेपरेबल दिख गया अब आप लोगों को, तो dv अपॉन साइन v इज इक्वल टू dx अपॉन x ऑन इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन v मीन्स कोसेक v का इंटीग्रेशन, और हियर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन। कोसेक v का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोसेक v, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है इंटीग्रेशन में, लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, और यहाँ पर मिल गया मुझे लॉग x, और c को भी मैं लॉग c लिख देती हूँ, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है log 10x/2, तो देख लीजिएगा आंसर जिस भी फॉर्म में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हो गया मेरा व्हाट, log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x इज इक्वल टू log ऑफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं cx, टेकिंग एंटी लॉग कोसेक x माइनस कॉट x इज इक्वल टू cx, दैट इज योर आंसर गाइस, ठीक है। यहाँ पे log 10x/2 भी कर सकते थे आप, दो फॉर्मूले होते हैं ना इसके कोसेक के, सॉरी नो दिस इज v, यहाँ पे ठीक है log x, तो दैट इज v एंड हियर आल्सो v, यहाँ पर v, यहाँ पर भी v, और v की जगह रख दीजिएगा व्हाट, y अपॉन x, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए और वाले पार्ट में क्या है, dy अपॉन dx प्लस y cot x इज इक्वल टू दिस, तो अगर मैं इसकी कंपेयर कर दूं dy अपॉन dx प्लस px इंटू y इज इक्वल टू qx से, तो क्या है ये, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, तो लीनियर डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं, हम निकालते हैं, चलिए पहले इसकी कंपेयर करके px की वैल्यू निकालते हैं। px इज व्हाट, cot x, और qx क्या हो जाता है, इधर जो x का फंक्शन है, तो दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब होती है, तो हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, निकाल लीजिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है, e रेज़ टू पावर px का इंटीग्रेशन यानी कि cot x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ sin x, e और log कैंसिल, तो आपका क्या मिल गया, sin x। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, qx के साथ में, यानी कि 1 प्लस साइन x, 2 को बाहर लिख लेते हैं, ये मिला मुझे साइन x और भाई 1 प्लस साइन x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या किया जाए, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक, या फिर इसके कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो दैट इज 1 माइनस साइन x, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x, और ये मिल गया मुझे व्हाट, dx। देखिए जी, तो ये मिलने वाला है मेरे पास में y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन साइन x की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और ये हो गया माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया मेरा व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स। अब नीचे सिर्फ एक ही टर्म है, जब नीचे एक टर्म होती है तो हम डिवाइड कर देते हैं ऊपर अलग अलग, मीन्स आप लिख लीजिएगा
साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 भी आएगा, ध्यान रखिएगा, ये 2 को भूलते ही आप गड़बड़ कर देंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इनटू में 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स माइनस व्हाट इज दिस, दिस इज tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या हो गया मेरे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x। तो sec x को पहले लिख लिया मैंने, tan x को यहाँ पर लिख लिया। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो मेरे पास नहीं होता, बट आई नो कि tan को अगर मैं चेंज कर दूं sec स्क्वायर x माइनस 1 में, तब मैं इसका इंटीग्रेशन इजीली कर पाऊंगी, है ना। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sec x। अब ये हो गया 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 और 1 का इंटीग्रेशन x एंड दैट इज व्हाट c। तो ये आपका आंसर आ चुका है। बट आगे इन्होंने ये भी बोला है कि इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड y इक्वल टू 0 देन सॉल्व दिस। तो आपको क्या करना है, इसमें x की जगह पाई बाई 4 लिखना है, x इज पाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो जब y इक्वल टू 0 रखूंगी तो 0 हो जाएगा, sec पाई बाई 4 sec पाई बाई 4 माइनस 2, ये हुआ 10 पाई बाई 4 प्लस 2, x की जगह भी आपका पाई बाई 4 और ये आपके पास में आ गया। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। sec पाई बाई 4 मीन्स रूट 2, तो दैट इज 2 रूट 2। ये 10 पाई बाई 4 हो गया मेरा 1, दैट इज 1। अच्छा c, और ये मिल गया मुझे पाई बाई 2 एंड दैट इज प्लस c। तो भाई खतरनाक सी आ गई वैल्यू c की, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो देयरफॉर c विल बी, इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा और बाकी के सारा का सारा हो जाएगा माइनस में। अब ये c की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ जरा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि c का आंसर बड़ा ही टिपिकल सा आया है। चलिए ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, उसका और पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है पूरा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इफ वेक्टर ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर एंड इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, देन यू हैव टू शो बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए बी इज इक्वल टू सी, आधे बच्चों को तो लग रहा होगा अरे भाई यहाँ पे ए डॉट बी है, यहाँ पे ए डॉट सी है, ए से ए उड़ा देते हैं तो बी इज इक्वल टू सी आ गया, या फिर इस वाली कंडीशन से। पर अगर बच्चा इतना सवाल ये ऐसे होता इतना इजी, तो वो 2 कंडीशंस क्यों देते, समझ रहे हैं। ऐसे नहीं ना कि डॉट अगर दोनों का सेम है तो 2 ए से ए कट के बी इक्वल टू सी आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होता है। ठीक, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, तो माइनस के ए डॉट सी लिख दिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा दीजिएगा, तो दैट इज बी माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट 0। अब ये 2 वेक्टर दिख रहे हैं, एक वेक्टर ए है और एक बी माइनस सी वेक्टर है। ठीक, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, तो दिस इंप्लाइज आइदर वेक्टर ए इज 0 वेक्टर और वेक्टर बी माइनस सी इज अ 0 वेक्टर। और जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या होते हैं दोनों वेक्टर्स, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, या नहीं। ठीक, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो गया। उसका मतलब मेरे पास सिर्फ 2 कंडीशंस बचती हैं, आइदर b माइनस सी इज अ 0 वेक्टर और a इज परपेंडिकुलर टू व्हाट b माइनस सी। ठीक, यहां से क्या आने वाला है, यहां से आने वाला है दैट इज वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c और a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी। अब आपको लग रहा होगा कि यहीं से आ गया मेरा तो b इज इक्वल टू c, लेकिन मैं कह रही हूँ या तो ये या फिर ये, और या तो ये और या फिर ये में इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यही कंडीशन होगी, मे बी ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम यूज करेंगे सेकंड वाली को। तो अब सेकंड वाली पे आते हैं अभी हम। अब हमने ली सेकंड कंडीशन, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, इधर ले आई हूं मैं इसको, ए क्रॉस बी माइनस सी। 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, देखिए यहाँ पे 0 वेक्टर है, यहाँ पर 0 वेक्टर नहीं है। व्हाई, बिकॉज ये स्केलर है दोनों, तो इसलिए मैंने स्केलर में 0 लिखा है। कहाँ गया, ये रहा। और ये वेक्टर्स हैं तो मैंने दोनों इधर की तरफ वेक्टर में 0 वेक्टर लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से क्या इंप्लाई होगा, या तो फर्स्ट वाला वेक्टर 0 या फिर भाई दूसरे वाला वेक्टर 0। और क्या हो सकता है, अगर 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस सी। ये तो है ही नहीं पॉसिबल,
बिकॉज ऑफ दिस। तो उसका मतलब क्या मिला, आइदर b इज इक्वल टू c और वेक्टर a इज पैरेलल टू b माइनस c। अब ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2, 1 और 2 को ज्वाइन कीजिएगा जरा, क्या आ रहा है, b इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c, a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c, a इज पैरेलल टू b माइनस c। क्या पॉसिबल है कि एक ही वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो? उसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो सिर्फ क्या कंडीशन हो सकती है, b इज इक्वल टू c। तो दिस इंप्लाइज, ये वाली चीज समझ गए ना। अगर मैं इसको क्विट कर दूं तो मेरे पास ये आएगा, a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c, a इज पैरेलल टू b माइनस c। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? Can a vector be both parallel and perpendicular to the other vector? No, it's impossible. So therefore we are left with b is equal to c. Okay guys, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये आपका। बढ़िया मीन्स बिकॉज इसमें आपकी सारी डेफिनेशंस यूज हुई हैं, आपकी सारी थ्योरी यूज हुई है ना, आपके सारे कंसेप्ट इसमें यूज हुए हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। ठीक, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर सपोज कीजिएगा फर्स्ट लाइन है हमारी a1 प्लस sb1 वेयर s इज द स्केलर एंड r इज द सेकेंड लाइन विच इज a2 प्लस tb2, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट फॉर्मूले में आपको यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ओके, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। यहाँ पे मैंने मॉडुलस लगाया है, मॉडुलस मीन्स यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, क्योंकि डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस नेगेटिव तो होनी नहीं है अब इसमें। तो उसकी कंपेयर करते हैं जरा। Therefore we have what, a1 कितना होने वाला है, ये यानी कि i प्लस j माइनस k, और भाई a2 कितना होने वाला है, सेकेंड लाइन i प्लस j माइनस 2k। सिमिलरली वेक्टर b1 क्या होने वाला है, दिस वन मीन्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर b2 क्या होने वाला है, दिस वन 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। नाउ a2 माइनस a1 कंसिडर कीजिएगा, तो वेक्टर a2 माइनस a1, इसमें से इसको माइनस करना है, i माइनस a 0i कैप, j माइनस j 0j कैप, माइनस 2k प्लस k, तो दैट इज माइनस का k कैप। इसका मतलब मेरा आंसर सिंपल माइनस का k कैप आ गया a2 माइनस a1। नाउ b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं भाई, तो b1 क्रॉस b2 के लिए i कैप j कैप k कैप, फर्स्ट रो में b1 आएगा यानी कि 2 1 1, सेकंड में आपका b2 आ जाएगा दैट इज 4 2 2। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। i कैप 1 इंटू 2 यानी कि 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज अगेन 2, माइनस j कैप 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू 1 माइनस के 4। नेक्स्ट k के साथ में क्या आने वाला है भाई, 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस 4। ठीक है, और वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा भाई क्लियर एकदम, ये दिस इज b1 2 1 1, दिस इज 4 2 2, तो b1 और b2। ठीक है ना, और ये देखिए मैं इसको डायरेक्ट भी दिखा सकती थी, वाई बिकॉज ये क्या है आपका, अगर आपको लग रहा है तो अच्छा पहले हमें ये चेक, देखिए इसका डिटरमिनेंट आ गया b1 क्रॉस b2 इज व्हाट 0 आ गया है ना। देखिए ये दोनों बेटा पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल देखिए अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होती देन दिस इज द बेस्ट वे, मतलब बेस्ट क्या यही एक तरीका होता है, तो आप ऐसे सॉल्व करते। ठीक है, तो फिलहाल हम थोड़ा सा एकदम ध्यान नहीं रहा हमें कि भाई ये तो पैरेलल हैं। ठीक, तो पैरेलल का फॉर्मूला बिल्कुल अलग होता है। ये तो उसका है कि अगर लाइंस जो है हमारी पैरेलल नहीं है, लेकिन ये पैरेलल क्यों है, बिकॉज b2 इज व्हाट, वेक्टर b2 देखिएगा आप, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2i प्लस j प्लस k, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा 2b1, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, b1 एंड b2 आर व्हाट, पैरेलल वेक्टर्स। तो जब ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस आर पैरेलल। सही है ना, तो यहाँ से आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब मैं 2 कॉमन ले लूंगी तो दैट विल बी व्हाट 2, यहाँ से 2 हटाइए, यहाँ से 2 हटाइए, इसको कुछ और मान लीजिएगा t डैश। ठीक, तो इसका मतलब मेरा a1 आ गया मेरे पास, a2 आ गया, और ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये दोनों सेम हैं, तो जब मैं सेम है तो इसको मैं लेट b कंसिडर करती हूँ, और b विल बी 2i कैप प्लस j कैप एंड प्लस का k कैप। ठीक है गाइस, इसका फॉर्मूला ये तो होता है नॉट पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला, लेकिन अब मेरी लाइंस क्या आ गई हैं, पैरेलल आ गई हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला अलग होता है।
तो देखिए हमारा स्टैंडर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉडुलस ऑफ b, ये हो जाता है ना। ये मॉडुलस मीन्स पॉजिटिव साइन देगा, मतलब ये मॉडुलस होगा इसका, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मॉडुलस आपने निकालना है। ठीक ना, a2 माइनस a1 हमने निकाला था, बट आई थिंक उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी गाइस। I माइनस आई दैट इज 0, j माइनस j इज 0, 2k माइनस k दैट विल बी व्हाट प्लस 3k, और आई थिंक मैंने वहाँ पे माइनस 2k लिखा था, अभी मैंने रब कर दिया, अदरवाइज आप देख लेते उसको। तो a2 माइनस a1 इतना आया है और b क्रॉस निकालना है मुझे, तो देयरफॉर b क्रॉस a2 माइनस वेक्टर a1 दैट विल बी व्हाट i कैप j कैप k कैप। b पहले है तो 2 1 1, फिर आपने a2 माइनस a1 निकालना है, तो दैट इज 0 0 एंड व्हाट दैट इज 3। सॉल्व कर लेते हैं। i के साथ में कितना आने वाला है 3 माइनस j 2 3 6, और भाई प्लस का k कैप, तो दैट इज 0। तो ये आया हमारा 3i माइनस 6j। ये आया b क्रॉस a2 माइनस a1। अब आपको क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकाल दीजिएगा, यानी कि 3i माइनस 6j का मॉडुलस अपॉन वेक्टर b का मॉडुलस। वेक्टर b इज व्हाट दिस वन, तो दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 1। इसका मॉडुलस कीजिएगा 9 प्लस 36 अपॉन में रूट 6, तो व्हाट इज दिस, तो 45 अपॉन रूट 6, रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 45 रूट 6 अपॉन 6, और करना चाहे इसको और थोड़ा सा काट दीजिएगा, 3 से हो जाएगा, 3 2 3 1 5, तो 15 रूट 6 अपॉन 2 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए पैरेलल लाइंस के बीच की स्टैंडर्ड याद आ रहा है मुझे, पैरेलल लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दिस इज, ठीक, b द पैरेलल वेक्टर a2 माइनस a1 इज दिस वन माइनस दिस, ओके। तो a2 माइनस a1 में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी आई थिंक, जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है ना। तो ये 3 के आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पहले आप ये देखिएगा कि आइदर द वेक्टर्स, यानी कि आइदर द लाइंस आर पैरेलल और नॉट। देखिए जो पैरेलल नहीं थी उसका फॉर्मूला कुछ और था जो हमने पहले लिखा था, बट दीज लाइंस आर पैरेलल, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। देखिए और पार्ट जो है इसका कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दीज टू लाइंस, ठीक है। अब अच्छा ये मैंने ओके ना, अब कह रहे हैं कि कार्टेशियन और वेक्टर दोनों टाइप का प्लेन निकालना है, तो वेक्टर में दे रखा है, तो चलिए क्यों ना हम वेक्टर से स्टार्ट करते हैं कि लेट द पॉइंट इज ए, लेट पॉइंट ए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक। मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट, यानी कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दीज टू लाइन। देखिए जी ये दो लाइंस हैं और ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन इन दोनों लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब जो इस प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर होगा वो दोनों लाइन के क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ये बात बहुत ऑब्वियस होनी चाहिए आप लोग को ना। अगर मुझे अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हैविंग नॉर्मल वेक्टर n एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट a इज क्या होने वाली है, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। वेरी सिंपल, a मेरे पास है, अब मुझे क्या निकालना है, जस्ट n निकालना है, ठीक है गाइस। नाउ n इज व्हाट, n इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, दोनों लाइंस के हैं हमारा व्हाट n परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब जो ये दोनों वेक्टर्स हैं ना n इनके परपेंडिकुलर है, ठीक, वेयर n इज परपेंडिकुलर टू बोथ 2i minus 3j plus 2k and i minus 3j plus k। तो n वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो अब आप कंसिडर कर लीजिएगा कि लेट व्हाट, दो तरीके आप इसको करने के, या तो मैं n को कंसिडर कर लूं तो यहां से परपेंडिकुलर से मेरी कंडीशंस आ जाएंगी, या फिर तो n क्या होने वाला है, n होने वाला है मेरा n1 क्रॉस n2 का, मतलब अगर ये n1 है और ये n2 है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ना। क्रॉस प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास में, क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हाट, जो ये आंसर देगा वो n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, i कैप j कैप k कैप, 2 - 3 2, 1 - 3 1, ओके। तो i कैप ये हो गया मेरा -3 प्लस के 6 हो जाएगा, j कैप के साथ में 2 - 2 0 हो जाएगा, और भाई k कैप के साथ में माइनस के 6 और प्लस के 3 हो जाएगा।
तो 3i कैप दैट इज 0j कैप एंड दैट इज माइनस का 3k कैप। तो हमारा आ गया 3i माइनस 3k कैप। ये आया मेरा वेक्टर n। अब क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आने वाला है भाई, आ गया आंसर। तो ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म से हम निकाल देते हैं अभी इसका आंसर। देखिए जी, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। तो a डॉट n निकाल दीजिएगा, i के साथ i के मल्टीप्लाई, j इसमें नहीं है, और k के साथ k के मल्टीप्लाई, दैट इज 6। तो ये हो गया r डॉट 3, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो i माइनस k 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो r डॉट i माइनस k इज इक्वल टू वॉट 2। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन व्हाट, वेक्टर फॉर्म। अब मुझे कार्टेशियन चाहिए, तो अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तब क्या करते हैं हम लोग, तब हम वेक्टर आर को रिप्लेस करते हैं xi प्लस yj प्लस zk से। तो कर दीजिएगा वेक्टर आर को रिप्लेस, तो दैट इज xi कैप yj कैप प्लस zk कैप डॉट i माइनस k इज इक्वल टू वॉट 2। तो x i वाले के साथ मल्टीप्लाई x, y नहीं है, और z वाले के साथ, तो x माइनस z इज इक्वल टू 2। तो दैट इज योर व्हाट, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म भी आ गई, कार्टेशियन भी। तो देखिए पहले हमने वेक्टर से शुरुआत करी इस क्वेश्चन की। ठीक, अगर आपको वेक्टर से नहीं करनी है, आपको नहीं लग रहा कि आपको नहीं समझ में आया, तो हम इस क्वेश्चन को कार्टेशियन से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए वो भी कर लेते हैं साथ साथ में। देखिए जी, अगर आपको लग रहा है कि कार्टेशियन में करना है, तो हम इस पूरे क्वेश्चन को पहले कार्टेशियन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो हमने कार्टेशियन वाला ही किया था, आई थिंक, है ना। तो देखिएगा, पॉइंट है i प्लस 2j माइनस k, तो इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, पॉइंट 1 2 एंड माइनस 1 हियर। नाउ लाइन में ये पॉइंट होता है 1 2 2, तो x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 2, और ये होते हैं नीचे डायरेक्शन रेशियोज 2 माइनस 3 एंड 2 2 माइनस 3 एंड 2। सेकेंड लाइन में पॉइंट क्या होगा, 3 1 माइनस 2, तो 3 1 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज, वो क्या होंगे 1 माइनस 3 एंड 1। ठीक, तो लेट, अब आप इसमें क्या करेंगे, लेट a b c be the direction ratios of the normal to the plane, normal to the plane। तो therefore आप इक्वेशन निकालिएगा, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज व्हाट, a into x minus x1, x1 is what, point is 1, plus b into y minus y1 plus c into z minus z1, यानी कि z plus 1 equal to what, 0। अब अगेन वही वाला फंडा इस्तेमाल कीजिएगा कि दिस इज द प्लेन एंड दीज आर द टू लाइंस, इन दोनों लाइन के पैरेलल है। देखिए दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, बट जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रही हूँ। ठीक, तो इसका मतलब जो इसका ये n होगा, n वेक्टर, वो क्या होगा भाई, दोनों लाइन के होगा परपेंडिकुलर। तो जो n के डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c, और जो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका प्रोडक्ट, यानी कि a इंटू 2 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस c इंटू 2 विल बी 0। अगेन n इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 0 के बराबर होगा। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस c इंटू 1 इक्वल टू व्हाट, 0। ऐसा सवाल हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। या तो आप यहाँ से abc की वैल्यू निकाल दीजिएगा, या फिर इन तीनों से abc को एलिमिनेट कर देते हैं हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में। दोनों ही तरीके मैं आपको बता देती हूँ। तो दिस इंप्लाइज abc को एलिमिनेट कीजिए, x माइनस 1 2 एंड 1, यहाँ पर y माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3, और यहाँ पर z प्लस 1 2 एंड 1। इस डिटरमिनेंट को हम कर देते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व हो क्या जाएगा, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या आने वाला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, a अपॉन माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, और माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई तो प्लस के 6, तो माइनस के b अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 2 माइनस 2, अगेन c अपॉन माइनस के 3 इंटू 2 माइनस के 6 और प्लस के 3, तो दैट इज a अपॉन 3 b अपॉन 0, जो कि माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और c अपॉन माइनस के 3, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 एंड c अपॉन माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज क्या होने वाली है, a की वैल्यू रखिएगा 1 इंटू एक्स माइनस 1
प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0. तो x माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1 इज 0. तो दिस इम्प्लाइज x माइनस जेड इज इक्वल टू 2. तो ये आया मेरा कार्टेशियन. ठीक, अब इस कार्टेशियन को हम किस में चेंज करें? वेक्टर में चेंज कर लेते हैं. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ गाइस? x 0y माइनस जेड इज इक्वल टू 2. तो दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई प्लस 0j माइनस के कैप इज इक्वल टू 2. व्हाट इज दिस? दिस इज r. तो r डॉट i माइनस k इज इक्वल टू 2. दैट इज वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो ये आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 है उसका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है. तो जस्ट वी आर लेफ्ट विद सेक्शन सी. तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और सेक्शन सी के का जो है उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए भाई अच्छे से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइज. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर.